एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाई टी और इंग्लिश शूटर पे। आज सुबह का फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का पढ़ने वाले हैं। स्टेटस बियॉन्ड फेथ इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है इस पॉसिबिलिटी पे कि आने वाले वक्त में हो सकता है शेड्यूल कास्ट के दायरे को बड़ा कर दिया जाए। शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्वेशन है वो आपको हिंदुज़म के अलावा हो सकता है मुस्लिम रिलीजन में या हो सकता है क्रिश्चियनिटी में, क्रिश्चियन रिलीजन में भी देखने को मिले। तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल है। शुरू करते हैं इसको अपने क्विज़ के साथ में। 6 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, सिर्फ ट्रांसलेट नहीं करना है, साथ साथ में क्वेश्चंस को सॉल्व भी करना है। कुछ क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंशन के हैं, कुछ ग्रामर के और कुछ वोकैबुलरी के। मन से सीखो और मन से अप्लाई करो सभी क्वेश्चंस को। क्लास के लास्ट में इनका सोल्यूशन करवाता हूँ। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ऑलराइट, कैर स्टेटस बियॉन्ड फेथ। देखिए, फेथ का मतलब है आपका यकीन, आपका विश्वास। इसको आपका धर्म भी बोल सकते हैं। और स्टेटस का मतलब होता है दर्जा। ये जो बियॉन्ड वर्ड देख रहे हैं इसका मतलब होता है पार जा कर के, पार जा कर के। कह रहा है जो स्टेटस है ना शेड्यूल कास्ट का, अब हो सकता है ये धर्म के भी पार चला जाए। अभी तक सिर्फ हिंदू होने पे, सिख होने पे, बुद्धिस्ट या जैनी होने पे ही आपको शेड्यूल कास्ट का स्टेटस और इससे जुड़ा हुआ रिजर्वेशन मिलता था। लेकिन अब हो सकता है ये दर्जा, ये स्टेटस आपके धर्म से पार भी चला जाए। किसी भी धर्म में होने पे आपको ये दर्जा मिलने लगे। बात आगे समझ में। चलिए टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा द पैनल ऑन गिविंग एससी स्टेटस टू कन्वर्ट्स हैज़ इट्स वर्क कट आउट। कह रहा है जो पैनल है, जो कमिटी है, पैनल मतलब एक कमिटी, और कौन सी कमिटी? जो पैनल बना है देने पे, गिव करने पे, ऑन गिविंग, और क्या देने पे? शेड्यूल कास्ट के स्टेटस को, एससी के दर्जे को। अच्छा, और किन लोगों को? ऐसे लोग जो कन्वर्जन करते हैं, जो कभी शेड्यूल कास्ट थे लेकिन कन्वर्ट होकर के मुस्लिम या क्रिश्चियन बन गए। कह रहे ऐसा जो पैनल है इस तरह के लोगों को, कन्वर्ट्स को स्टेटस देने वाला, कह रहा है ये पैनल के पास है ना, हैज़ है, और क्या है? इसका वर्क कटआउट। अब ये क्या बोला है जी, वर्क कटआउट क्या होता है? तो समझो इसको, ये एक इडियम है। इसका मतलब होता है एक बहुत ही मुश्किल काम आपके जिम्मे होना। अब इस इडियम को एक ही बार में समझाऊंगा छोटी सी स्टोरी के साथ में। ज़िंदगी भर आपको ये और इससे जुड़ी हुई एक और इडियम याद रहेगी। तो स्टोरी के लिए हम आते हैं फटाफट से इस पिक्चर पे। देखो, आपने दर्जी को कभी कपड़ा काटते हुए देखा होगा, है ना? क्या करता है, पहले आप उसको नाप देते हो, फिर उसको वो कपड़े को काटता है और आपके नाप की शर्ट, पैंट जो भी आपको बनवाना है वो बना के देता है। तो जब दर्जी कपड़ा काट लेता है ना, देखो इस तरीके से कपड़ा काट लेता है, तो कटा हुआ कपड़ा जब दर्जी के सामने होता है तब वहाँ से उसका चैलेंज शुरू होता है। अगर आपके पास आपका कपड़ा कटा हुआ है या आपका टास्क कटा हुआ है तो मतलब आप उस दर्जी की तरह हैं जिसका अब सबसे मेन काम शुरू होने वाला है। टू बी कट आउट, टू हैव योर टास्क कट आउट या टू हैव योर वर्क कट आउट का मतलब क्या है? टू फेस अ डिफिकल्ट चैलेंज। समझ में आ गया? डिफिकल्ट चैलेंज क्यों भाई? दर्जी का आसान काम तो था कपड़े को काटना, कटे हुए कपड़े को सिल करके आपकी शर्ट बुशर्ट पैंट बनाना मुश्किल काम है। इसलिए हम बोलते हैं कि हैव योर टास्क कट आउट, टू हैव अ डिफिकल्ट टास्क एट हैंड। अब देखो दूसरी इडियम एक और है, एडिशनल वाली, इसी से बनी हुई है। टू बी कट आउट फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए कटा हुआ होना। ये इडियम भी बनी है इसी दर्जी से। जब दर्जी ने कपड़े को काट दिया शर्ट के हिसाब से, पैंट के हिसाब से, अब वो जो कटा हुआ हिस्सा है ना, शर्ट पैंट बनने के लिए बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल रेडी है, एकदम से वो मतलब पूरी तरह से सूटेबल है। तो अगर कोई चीज़ कट आउट फॉर समथिंग होती है तो वो क्या होती है? मोस्ट सूटेबल चॉइस होती है। टू बी द मोस्ट सूटेबल चॉइस। जैसे मेरे से इंटरव्यूअर ने पूछा कि आपको इस जॉब के लिए क्यों लिया जाए, तो मैंने आपको बोला इंटरव्यूअर को, आई एम कट आउट फॉर दिस जॉब, मैं इस जॉब के लिए सबसे सूटेबल चॉइस हूँ, मैं उस कटे हुए कपड़े की तरह हूँ, बस जिसको दर्जी को सिलने की देर है। आ गई बात समझ में? तो इस तरीके से टेलर से बनने वाली ये दो इडियम्स हैं, दोनों को ध्यान में रखना। अब देखो ये क्या कह रहा है, कह रहा है पैनल के सामने भी कपड़ा कटा हुआ है, अब इस पैनल को भी एक मुश्किल टास्क से गुजरना होगा। पैनल आपका सब्जेक्ट है जिसकी वर्ब है। ईडियम, फ्रेजेस, वोकैबुलरी को हमेशा उनके ओरिजिन और उनकी ट्रिक के साथ में जोड़ के रखें, इससे आपको याद करना ईजी होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस आर्टिकल की पूरी वोकैब पर नज़र डालेंगे ताकि अपने इसको स्मूथली पढ़ सकें। और उसी के साथ में एग्ज़ाम सभी नोटिफाई हो चुके हैं। अगले 6 महीने में एसएससी के, बैंकिंग के कई सारे एग्जाम्स आप देखेंगे। होपफुली आपने तैयारी शुरू कर दी है, और अगर अब तक नहीं की है तो मेरी गाइडेंस में YT ऐप पे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐप का लिंक इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में रखा है।
3 तरह के कोर्स मिलेंगे आपको ऐप पे। एक है राइटिंग का कोर्स, जिसमें 60 से 70 घंटे में डिस्क्रिप्टिव लिखना आप सीख सकते हैं बिल्कुल बेसिक से। हज़ारों लोग फ़ायदा ले चुके हैं, आप भी फ़ायदा ले पाएंगे इस कोर्स का। बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स है ताकि हर आदमी सीख सके। उसी तरीके से आपको मिलेगा एसएससी का कोर्स और मिल जाएगा आपको बैंकिंग का कोर्स। दोनों कोर्सेज़ को नए पैटर्न के हिसाब से अपडेट कर दिया गया है। एसएससी और बैंकिंग के कोर्सेज़ 444 में इस कोड के साथ अवेलेबल हैं। दोनों कोर्सेज़ का फ़ायदा ले सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सअप, इस पर आप मेरी टीम से बात करें। चलिए ऑलराइट, अपनी वोकैब शीट है। लास्ट हमने छोड़ा था स्टिग्मा पे। आज ये हैं 5-6 वर्ड्स अपने पास। देखो, लेडन का मतलब होता है बोझिल, बर्डन्ड या किसी चीज़ से भरा हुआ। इसको लोडेड डाउन भी बोलते हैं और फ्रॉड विद भी बोलते हैं। देखो, इसको मैं यूज़ करके दिखाता हूँ तब आपको समझ में आएगा। हिज वर्क प्रोफाइल इज़ लेडन विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसकी जो वर्क प्रोफाइल है, वर्क प्रोफाइल का मतलब होता है काम करने की जो प्रोफाइल है, जो उसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं उसकी जॉब के अंदर। कह रहा है उसकी जॉब की जो जिम्मेदारियां हैं वो भरी हुई हैं, बर्डन्ड हैं, लेडन विद हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारे, समझ गए ना, जिम्मेदारियों के साथ। अब देखो, लेडन विद, फ्रॉट विद, ये ऐसे ही चलता है। आज फ्रॉट नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। लेडन और फ्रॉट दोनों ही एडजेक्टिव्स होते हैं। अगला वर्ड है सेमिनल। ये वर्ड बना है सीमन से। सीमेन का मतलब आप जानते ही हैं, सीमेन जरूरी होता है किसी एम्ब्रियो के प्रोडक्शन के लिए, है ना। बच्चे को पैदा करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए मेल सीमेन की ज़रूरत होती है। तो सेमिनल हर वो चीज़ है जो सीमेन से बनी है, जो ओरिजिनल है, जो किसी नई चीज़ को पैदा करे, वो कहलाती है सेमिनल। आ रही है ना बात, कनेक्शन समझ में आ रहा है ना सीमेन और सेमिनल का। जैसे सीमेन नई चीज़ों को पैदा करता है, ओरिजिनेट करता है। सेमिनल हर वो चीज़ है जो सीमेन की तरह ओरिजिनल है, किसी चीज़ को पैदा करती है। द आइंस्टाइन गेव अ सेमिनल व्यू ऑन द लॉज ऑफ ग्रेविटी। आइंस्टाइन ने कुछ ओरिजिनल व्यूज़ को रखा, सेमिनल व्यूज़ को रखा ग्रेविटी के लॉज पे, गुरुत्वाकर्षण के नियमों पे। तो उससे पहले न्यूटन के लॉज चल रहे थे, आइंस्टाइन ने उनके एक नए पहलू को सबके सामने रखा। चलिए, सेमिनल नाम का वर्ड आर्टिकल में आएगा, कुछ नया होता है सेमिनल। अगला वर्ड है रेपोकशंस। रेपोकशन का मतलब होता है बैड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के दुष्परिणाम। ठीक है, इसको इम्प्लीकेशन, साइड इफेक्ट, रेमिफिकेशन भी बोलते हैं। देखो, ये तीनों ही वर्ड्स बहुत अच्छे वर्ड्स हैं। रेमिफिकेशन, रेपोकशन और इम्प्लीकेशन, तीनों का मतलब ही दुष्परिणाम है। ठीक है, कोविड-19 लॉकडाउन्स हैव ब्रॉट इन सेवरल इकोनॉमिक रेपोकशंस फॉर श्रीलंका। कोविड-19 के जो लॉकडाउन्स हैं वो लेकर के आए बहुत ही खराब आर्थिक दुष्परिणामों को, रेपोकशंस को श्रीलंका के लिए। जो लोग हिंदी नहीं समझते हैं, दुष्परिणाम मतलब बुरे नतीजे, है ना, बैड कॉन्सिक्वेंसेस। अगला वर्ड है कैटेगोरिकल। इस वर्ड को याद करना बड़ा आसान है। देखो, अगर आपसे मैं कोई चीज़ पूछूं और आप उसका गोल मोल जवाब दो, और मैं आपसे पूछूं हाँ या ना में जवाब दो। आपसे मैंने कुछ पूछा, आपने गोल मोल कर दिया। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, गोल मोल मत करो, मुझे हाँ या ना में जवाब दो। तो मैं क्या कह रहा हूँ आपको, एक्चुअल में आपको बोल रहा हूँ मैं कैटेगोरिकल आंसर मुझे चाहिए, एक कैटेगरी में बटा हुआ, या तो हाँ की कैटेगरी या ना की कैटेगरी। कैटेगोरिकल का मतलब है जो चीज़ बिल्कुल क्लियर कट हो, सीधी सादी हो, कैटेगरी में रखी जा सकती हो, जिसमें कोई गोल मोल की गुंजाइश ना हो। इसको अनइक्विवोकल, अनक्वालिफाइड और एब्सोल्यूट भी बोल सकते हो। द पीपल ऑफ द नेशन हैव शॉन देयर कैटेगोरिकल सपोर्ट। देश के लोगों ने अपना क्लियर कट सपोर्ट दिखाया है, कैटेगोरिकल सपोर्ट दिखाया है, और किसके लिए, टू द इलेक्टेड गवर्नमेंट, चुनी हुई सरकार के लिए। तो कैटेगरी में जब जवाब देते हैं येस और नो की, तो सीधा साधा जवाब होता है वो क्लियर कट को ही कैटेगोरिकल बोलते हैं। ऐसे वर्ड याद होगा। अगला वर्ड है डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन का मतलब होता है बिलीफ, प्रिंसिपल, टेनेट, डोगमा, एडिक्ट, मैक्सिम और प्रिसेप्ट। अब इसको कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ये वर्ड बहुत बार रिपीट होता है अगर आप रोज रीडिंग करते हो तो। आज इसका सिनोनिम देखेंगे आप, टेनेट। ठीक है, डॉक्ट्रिन का। डेमोक्रेसी इज द अदर नेम ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ सोशल इक्वालिटी। जो जनतंत्र है, गणतंत्र है, डेमोक्रेसी, वो एक दूसरा नाम है सोशल इक्वालिटी के डॉक्ट्रिन का। सामाजिक एकता, सामाजिक जो है इक्वालिटी को क्या बोलते हैं, समानता, है ना, सामाजिक समानता के नियम का। तो डॉक्ट्रिन मतलब नियम। लास्ट वर्ड है प्रिवेशन। ये वर्ड बना है डेप्रिवेशन से। देखिए, डिप्राइव करने का मतलब होता है वंचित करना, हिंदी बोलते हैं वंचित करना। जैसे आपके अधिकारों से आपको वंचित कर दिया जाए, जो सुविधाएं सरकार देती है सबको, अगर आपको उनसे वंचित कर दिया जाए, है ना, तो आपको डिप्राइव किया जा रहा है। डिप्राइवेशन उसकी नाउन फॉर्म है, किसी का वंचित किया जाने का काम। इसको प्रिवेशन भी बोलते हैं, बस इसके आगे से DE निकाल करके इसको शॉर्ट फॉर्म में प्रिवेशन बोला जाता है। दोनों वर्ड्स एक ही हैं। अब देखो, वंचित करने को गरीबी भी बोलते हैं। अगर आप डिप्रिवेशन के शिकार है ना, तो आप गरीबी के शिकार भी हो सकते हैं। तो कभी कभी ये वर्ड गरीबी के लिए यूज़ हो जाता है, और जनरली किसी इंसान के किसी चीज़ से वंचित होने के लिए इस वर्ड को यूज़ करते हैं। इकोनॉमिक प्राइवेशन और डेप्रिवेशन ऑफन पुशेस द पुअर टुवर्ड्स क्राइम।
आर्थिक वंचित होने का जो काम है या वंचित करने का जो काम है, अक्सर वो पुश करता है, धकेलता है गरीब लोगों को क्राइम की तरफ, गुनाह की तरफ। तो ये 6 वर्ड्स हैं, डिटेल में आपको करवा दिए। चलिए एक समरी दे दें आपको आर्टिकल की, किस बारे में लिखा हुआ है। देखो, शेड्यूल कास्ट आप जानते हैं, शेड्यूल कास्ट के साथ में मिलता है बहुत सारा रिजर्वेशन सरकारी नौकरियों में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में। लेकिन शेड्यूल कास्ट के साथ में एक खास व्यवस्था की हुई है सरकार ने। व्यवस्था ये है कि शेड्यूल कास्ट आप तभी तक रहेंगे जब तक आप हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट या जैनी हैं, क्योंकि इन्हीं 4 जातियों में जाति व्यवस्था चलती आई है हिस्टोरिकली। जिस दिन किसी शेड्यूल कास्ट वाले का मन हुआ कि मैं अब मुस्लिम बन जाता हूँ या मैं धर्म परिवर्तन करके क्रिश्चियन बन जाता हूँ, उस दिन से उसका शेड्यूल कास्ट का दर्जा और उसका रिजर्वेशन दोनों खत्म हो जाता है। अब इस मामले पे ना बहुत सारी कंट्रोवर्सी चलती आ रही है बहुत पहले से। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि धर्म परिवर्तन करने से शेड्यूल कास्ट का दर्जा नहीं छीनना चाहिए, और इसी मामले पे सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने बिठाया है एक पैनल को। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि इस पैनल का हम वेलकम करते हैं। ये मामला बहुत पुराना है और होप करते हैं कि बहुत सारी चुनौतियों से जूझ करके ये पैनल एक अच्छी सी लॉजिकल सी रिपोर्ट बना करके सरकार को देगा। तो वेलकमिंग और एनालिटिकल टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है। आने वाले टाइम में आपको बताएगा कि कितने चांसेस हैं शेड्यूल कास्ट के लोगों को रिजर्वेशन मिलने के, इवन आफ्टर कन्वर्टिंग टू अदर रिलीजन्स। शुरू करें अब आर्टिकल को। समरी आपको मोटी मोटी मैंने दे दी है, ठीक है। चलिए, कह रहे द सेंटर हैज़ अपॉइंटेड अ 3-member commission to examine the sensitive issue of extending schedule caste और SC status। कह रहे सेंटर ने अपॉइंट कर दिया है, और किसको? एक 3 मेंबर की कमीशन को। कमीशन, पैनल, कमिटी, तीनों का मतलब है एक ही। तो सेंटर ने अपॉइंट कर दिया है 3 मेंबर की एक कमिटी को। अच्छा, क्यों अपॉइंट किया भाई? ये बता रहा है आपको इन्फिनेटिव लगा के टू के साथ। कह रहा है एग्जामिन करने के लिए, जांच करने के लिए, और किसकी? इस बहुत ही संवेदनशील मुद्दे की, सेंसिटिव इश्यू की। और कौन सा मुद्दा? जो है एक्सटेंड कर देने का, बढ़ा देने का। अच्छा, किस चीज़ को भाई? शेड्यूल कास्ट के स्टेटस को, SC के दर्जे को। अच्छा, कहाँ तक बढ़ाएंगे? ये एक्सटेंड किया जाएगा टू ऑल दोज हु हैव हिस्टोरिकली सफ़र्ड डिस्क्रिमिनेशन। ये उन लोगों को किया जाएगा, उन सभी लोगों को जिन्होंने ऐतिहासिक तौर पे सहा है। हु हैव हिस्टोरिकली सफ़र्ड, हिस्टोरिकली समझते हैं ना, हिस्ट्री के हिसाब से ऐतिहासिकली। कह रहे जिन्होंने ऐतिहासिक तौर पे सफ़र किया है, जो है सहा है डिस्क्रिमिनेशन को, यानी कि भेदभाव को। अच्छा, और किस चीज़ को? एंड अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत को। आगे बात समझ में? इतना ही सेंटेंस पढ़ो, आगे का तभी समझ में आएगा। सेंटर ने अपॉइंट किया है 3 मेंबर की कमेटी को। ये कमेटी एग्जामिन करेगी, जांच करेगी इस गंभीर मुद्दे को, जो है दे देने का, बढ़ा देने का शेड्यूल कास्ट के दर्जे को उन सभी लोगों तक जो ऐतिहासिक तौर पे जिन्होंने सफ़र किया है भेदभाव और छुआछूत को। अब देखो कैसे। कह रहे रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन दे नाउ प्रोफेस। कह रहे बिना तवज्जो दिए इस चीज़ को, और किस चीज़ को? जिस रिलीजन को, जिस धर्म को आजकल वो प्रोफेस करते हैं, आजकल जिसको फॉलो करते हैं। तो वो शेड्यूल कास्ट का आदमी जो आज से 25 साल पहले क्रिश्चियन बन गया था, सेंटर चाहता है कि इस पैनल को आप इन्वेस्टिगेट करके बताओ कि क्या इस क्रिश्चियन को आज भी शेड्यूल कास्ट का दर्जा मिले, सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन मिले या ना मिले। सेंटर की वर्ब है हैज़ अपॉइंटेड, हु की वर्ब है हैव सफ़र्ड। सफ़र करना, टॉलरेट करना, सहना, है ना किसी चीज़ को। डिस्क्रिमिनेशन बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, इसका मतलब होता है बायस, यानी कि भेदभाव। अनटचेबिलिटी समझते हैं ना, अब छुआछूत, है ना, तू ये जाति का, मैं वो जाति का, तू मेरा नहीं छुएगा, मैं तेरा नहीं छूऊंगा। रिगार्डलेस ऑफ का मतलब होता है इस चीज़ को तवज्जो दिए बिना, इसको इररिस्पेक्टिव ऑफ भी बोल सकते हैं। दे की वर्ब है प्रोफेस, दे आया इन लोगों के लिए। प्रोफेस का मतलब होता है किसी चीज़ को मान लेना, किसी आइडियोलॉजी को, विचारधारा को, रिलीजन को फॉलो करना, एक्नॉलेज करना, क्लेम करना, बोलना सबको मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, है ना, इसको आप कहते हैं प्रोफेस करना। सिंपल सेंटेंस है, आगे बढ़ें। इसी तरीके से ब्रेक करते हुए चलेंगे। कह रहे इट इज़ अ टास्क fraught with difficulty for the panel headed by former Chief Justice of India KG बालाकृष्णन। कह रहा है ये टास्क है, अपने आप में काम है। और कैसा काम है भाई? ये काम है फ्रॉट विद, लेडन विद, किसी चीज़ से भरा हुआ, किसी चीज़ से बोझिल। तो ये काम ऐसा है जो बोझिल है या भरा हुआ है डिफ़िकल्टी के साथ में, मुश्किलों के साथ में। और किसके लिए? इस पैनल के लिए, इस कमेटी के लिए। और कौन सी कमेटी है भाई? ये वो कमेटी है जो हेडेड बाय है, जिनकी अगुवाई की जा रही है। और ये अगुवाई हो रही है फॉर्मर CJI के द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, जिनका नाम है मिस्टर KG बालाकृष्णन। अच्छा, ऐसा क्यों है? इनके लिए टास्क मुश्किल क्यों है? कह रहा है एज इट विल हैव
टू ग्रैपल विद बोथ सोशल रियलिटीज़ एंड आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्शंस। कह रहे क्योंकि इट को, अब ये इट कौन है, इस इट से बात की जा रही है पैनल की। कह रहे क्योंकि इस पैनल को, इस कमेटी को ये काम फ्यूचर में करना पड़ेगा। विल हैव टू, हैज़ टू आप जानते हैं ना, आपकी मजबूरी बताता है। तो इस पैनल की मजबूरी होने वाली है फ्यूचर में विल लगा के कि ये ग्रैपल विद करे। अब ये क्या होता है जी, इसका मतलब है निपटना, किसी चीज़ से डील विद करना। तो ये निपटे, ग्रैपल विद करे दोनों ही चीज़ों के साथ। पहली चीज़ है सोशल रियलिटीज़ यानी कि सामाजिक वास्तविकताएं, और दूसरी चीज़ है आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्शंस यानी कि विचारधारा से जुड़ी हुई परेशानियां, जो ऑब्जेक्शंस लोगों को होती है। और कब होगा ये सब, कह रहा वाइल एड्रेसिंग द कोर क्वेश्चन, जब ये एड्रेस कर रहा होगा, जब ये संबोधित कर रहा होगा, सोल्यूशन ला रहा होगा कोर यानी कि आधार के क्वेश्चन का, बेसिक क्वेश्चन का। लंबा सेंटेंस है लेकिन पीस बाय पीस हमने इसको पढ़ा। बड़ा ही मुश्किल टास्क है, भरा हुआ है मुश्किल से टास्क है इस पैनल के लिए, जिसकी अगुवाई हो रही है, जो हेडेड बाय ए पैनल CGI मिस्टर KG बालाकृष्णन के द्वारा। और ये मुश्किल इसलिए है क्योंकि इस पैनल को फ्यूचर में निपटना ही पड़ेगा दोनों ही चीज़ों के साथ में, जो सामाजिक हकीकतें हैं, रियलिटीज़ हैं एक तो उनके साथ, और जो वैचारिक या आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्शंस हैं लोगों की उनके साथ। और ये सारा काम तब होगा जब ये एड्रेस कर रहा होगा पैनल मेन या बेसिक क्वेश्चन को, सवाल को। इट की वर्ब है इज़, फ्रॉट विद आप जानते हैं, लेडन विद, फिल्ड विद, फ्रॉट विद, किसी चीज़ से बोझिल। इट आया पैनल के लिए, इसकी वर्ब है विल हैव। ग्रैपल विद, डील विद, कंटेंट विद, कॉप अप विद, पुट अप विद, टैकल विद, जानते हो ना सारे। इन सब का मतलब होता है किसी चीज़ से निपटना। अब इसमें मैंने कुछ गलतियाँ की हुई है, सब लोग उन गलतियों को सुधारेंगे। ये सारी फ्रेजल वर्ब्स निपटने की बात करती हैं, लेकिन फिर भी मैंने इनमें कुछ गलतियाँ कर दी हैं जानबूझ के। अगर आप ढूंढ सको तो पहले ढूंढो, फिर मैं आपको बता देता हूँ। देखो पहली गलती तो ये, इनके सबके साथ में विद आएगा छोड़ करके टैकल को, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। बाकी सब विद ले लेंगे, लेकिन टैकल का मतलब तो वही होता है पर बिना विद के ही होता है, इसके साथ में विद नहीं आता। दूसरी चीज़ ये कि कोप अप विद जैसी कोई भी फ्रेजल वर्ब इंग्लिश में नहीं है। पुट अप विद तो है, एक्चुअल में जो कोप अप लिख रहे हो वो है कोप विद। कोप के साथ में अप का इस्तेमाल ना किया जाए, याद रह जाएगा इतना। चलो अब और आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर आपने शुरू में क्वेश्चंस पढ़े हो RC के, तो इसमें से एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 2 रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस के नाम बताओ जिन्होंने इस पूरे इश्यू को एग्जामिन किया है। अब पहले जजेस तो यहीं पे ऑलरेडी आ चुके हैं, मिस्टर KG बालाकृष्णन, आपने देखा ना मिस्टर KG बालाकृष्णन, है ना। तो यहीं से आपको साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना है। तो जहाँ पे KG बालाकृष्णन आ रहा है वो आपका आंसर है, तो या तो C आंसर है आपका, या D है, या A है। अब जैसे ही दूसरे जज का नाम आएगा, इस क्वेश्चन को अपने सॉल्व कर देंगे। RC के क्वेश्चंस पहले पढ़ा करो ताकि आर्टिकल पढ़ते हुए आपको इजी लगे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। अब आगे बढ़ रहे हैं। कह रहे द गवर्नमेंट इटसेल्फ हैज़ डिस्क्राइब्ड इट एज अ सेमिनल एंड हिस्टोरिकली कॉम्प्लेक्स सोशियोलॉजिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन। कह रहे सरकार ने खुद ने ही डिस्क्राइब कर दिया है, सरकार ने खुद ने ही परिभाषित कर दिया है इस पूरे मामले को, इट को। और कैसे? एक ओरिजिनल और हिस्टोरिकली कॉम्प्लेक्स सोशियोलॉजिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन की तरह, एक ऐसे सवाल की तरह जो ओरिजिनल भी है, सेमिनल भी है, और ऐतिहासिक तौर पर बहुत पेचीदा है, सोशियोलॉजिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म में, सामाजिक और संवैधानिक तरीके से। आ रही बात समझ में? सरकार भी यही कह रही है कि सामाजिक संवैधानिक तरीके से ये बड़ा ही नया सवाल है, बड़ा ही पेचीदा सवाल है। गवर्नमेंट की वो है हैज़ डिस्क्राइब्ड, डिस्क्राइब के बाद में एज लगा के बताते हैं किसको कैसे परिभाषित किया है, डिफाइन किया है, डिस्क्राइब किया है। डिस्क्राइब का मतलब होता है परिभाषित करना। चलिए और देखें आगे क्या कह रहे हैं। कह रहे दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट द इशू हैज़ कम अप बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। कह रहा है ये पहली दफ़ा नहीं है, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम। और क्या चीज़? दैट वो ये कि ये जो इशू है ये कम अप हुआ है। कम अप होना मतलब इमर्ज होना, सामने आना, उभरना, कि ये इशू उभरा है सुप्रीम कोर्ट के सामने, बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। अब देखो सेंटेंस लंबा है और आप देख रहे हो 2 डैश। जब भी 2 M डैश सेंटेंस में आ जाएं, सिंपल सा एक काम आपको करना होता है, इस डैश से लेकर के इस डैश तक का बीच का है जो ना, इसको खा जाओ। खा जाओ का मतलब है इसको अभी मत पढ़ो, इसको बाद में पढ़ो, ताकि आपका सेंटेंस जो है डिस्टर्ब ना हो। तो मैं वही करने वाला हूँ। तो पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला कम अप नहीं हुआ है। अब ये सारा मैं दे रहा हूँ छोड़, और यहाँ से पढ़ूंगा। और हैज़ बीन एग्जामिन्ड बाय अ कमीशन हेडेड बाय अ फॉर्मर CJI। और या फिर ऐसा इशू जो है एग्जामिन किया गया है, द इशू हैज़ कम एंड द इशू हैज़ बीन एग्जामिन्ड। इस इशू के ऊपर
इन्वेस्टिगेशन की गई है एक कमीशन के द्वारा, कमेटी या पैनल के द्वारा, जो हेडेड बाय है, जो अगुवाई में है, जिसकी अगुवाई में है एक फॉर्मर चीफ जस्टिस। आई बात समझ में? तो पहली दफ़ा नहीं है सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला आया है या कोई फॉर्मर चीफ जस्टिस है, कोई पैनल बना के इसकी एग्जामिनेशन कर रहा है। अब बीच वाला पढ़ो, देखे क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है द पैनल्स अपॉइंटमेंट कम्स इन द वेक ऑफ द कोर्ट आस्किंग द सेंटर टू क्लैरिफाई इट्स पोजीशन ऑन द इशू। कह रहा है ये जो पैनल है जो अभी बना है मिस्टर बालाकृष्णन के अंडर में, कह रहे इस पैनल की जो अपॉइंटमेंट है ये कम्स आती है, और कैसे आती है? इस चीज़ के बाद में, इन द वेक ऑफ। इन द वेक ऑफ का मतलब होता है इस चीज़ के पीछे पीछे या इस चीज़ के फलस्वरूप, इसके रिजल्ट में। तो पैनल की जो अपॉइंटमेंट हुई है ये हुई है फलस्वरूप, एज ए रिजल्ट, और किसके? कोर्ट के आस्क कर देने के, कोर्ट के पूछ लेने के सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो क्लैरिफाई करे अपनी खुद की पोजीशन को इस पूरे मामले के ऊपर। तो कोर्ट ने बोला होगा सेंटर को, आप बताओ आपका क्या मानना है। तो सेंटर ने क्या बोला, चलो हमें तो पता नहीं कुछ, हम एक पैनल बिठा लेते हैं, आप ही के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस होंगे एक रिटायर्ड, वो पैनल बताएगा, उसी को हम भी मान लेंगे, आप भी मान लेना। अब मेरे ख्याल से सेंटेंस आपका हो गया होगा क्लियर। दिस की वर्ब है इस, इशू की वर्ब है हैज़ कम अप, अपॉइंटमेंट की वर्ब है कम्स, और देखो ये जो हैज़ बीन एग्जामिन्ड है ये इशू की दूसरी वर्ब है। इशू हैज़ कम अप एंड इशू हैज़ बीन एग्जामिन्ड। ये वर्ब है एक्टिव में परफेक्ट टेंस में, ये वर्ब है पैसिव में परफेक्ट टेंस में, बीच में हैज़ बीन आ गया ना तो परफेक्ट टेंस हो गया पैसिव। चलो और आगे बढ़ते हैं। इन द वेक ऑफ, इन द आफ्टरमाथ ऑफ, दोनों का मतलब है एज अ रिजल्ट, इस चीज़ के पीछे पीछे कोई चीज़ जब आती है। चलो अब पहले बताएगा पहली बार क्या हुआ था इससे। कह रहे इन 1985 द सुप्रीम कोर्ट अग्रीड दैट हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन मे कंटिन्यू इवन आफ्टर मेंबर्स ऑफ द एससीज कन्वर्ट टू अदर रिलीजन्स। कह रहे 85 में सुप्रीम कोर्ट इस मामले पे सहमत हो गई थी, अग्री कर गई थी। किस मामले में भाई? दैट वो ये कि जो हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन है, ऐतिहासिक तौर पे जो भेदभाव है, कह रहे ये कंटिन्यू हो सकता है, आगे भी जारी रह सकता है। और कब? यहाँ तक कि इस चीज़ के बाद में इवन आफ्टर कि जब मेंबर्स हैं एससी कम्युनिटी के वो कन्वर्ट कर लेते हैं अदर रिलीजन्स के अंदर, तो बावजूद उसके भी उनको एससी का बोल के निचला दर्जा दिया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का मानना था। कह रहे बट डिड नॉट डिसाइड इन फेवर ऑफ सच कन्वर्ट्स बीइंग गिवन ऐसी स्टेटस। लेकिन इसी कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया, फैसला नहीं लिया फेवर में ऐसे कन्वर्ट्स के, ऐसे कन्वर्जन करने वालों के, और किस चीज़ के? इनके दिए जाने के, बीइंग गिवन होने के ऐसी के स्टेटस को। अच्छा ऐसा क्यों भाई? कह रहे एज इट फेल्ट देयर वॉज नॉट इनफ मटीरियल। कह रहे क्योंकि इट ने ऐसा फील किया पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इट कौन है जी? इट है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा महसूस किया कि इनफ मटीरियल नहीं था। और कौन सा मटेरियल? आउटलाइनिंग देयर कंडीशन आफ्टर कन्वर्जन। ऐसा मटेरियल जो आउटलाइन करे, जो परिभाषित करे उनकी कंडीशन को कन्वर्जन के बाद। तो सुप्रीम कोर्ट ने 85 में मान लिया कि हो सकता है कन्वर्जन के बाद भी एससी के लोगों को एससी की तरह ही ट्रीट किया जाता हो दूसरी जातियों के द्वारा, दूसरे रिलीजन्स के द्वारा। लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि इनको एससी का स्टेटस दिए रखते हैं, क्योंकि कोर्ट का ये मानना था कि हमें लगता तो है ऐसा, लेकिन मटेरियल नहीं है, हमारे पास एविडेंस नहीं है क्या किनकी कंडीशन होती है आफ्टर कन्वर्जन। चलिए कोर्ट की वर्ब है अग्रीड, सरकारी कोर्ट है द सुप्रीम कोर्ट, एस बड़ा सी बड़ा आगे द लगा हुआ है। डिस्क्रिमिनेशन की वर्ब है मे कंटिन्यू। अच्छा कोर्ट की दूसरी वर्ब है डिड नॉट डिसाइड। कोर्ट अग्रीड एंड कोर्ट डिड नॉट डिसाइड, है ना। अच्छा इट की वर्ब है फेल्ट, इट आया कोर्ट के लिए। और वॉज जो है ना, वॉज ये वर्ब है मटेरियल की, क्योंकि क्लोज देयर से शुरू हुआ है इसलिए वर्ब के बाद में सब्जेक्ट को रखा गया है। अगर यहाँ पे मटेरियल्स होता तो वर्ब वर हो जाती। आ रही बात समझ में? तो इसके हिसाब से वर्ब आई है, देयर की वजह से सेंटेंस के सब्जेक्ट को वर्ब के बाद रखा जाता है। आउटलाइनिंग का मतलब होता है परिभाषित करने वाला, रूपरेखा बनाने वाला। एडजेक्टिव है मटेरियल के लिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल। चलो सिंपल सेंटेंसेज है, ज़्यादा लोड लेना नहीं है, सिर्फ समझते जाओ मीनिंग। जहाँ पे ग्रामर वोकैब के वर्ड्स आएंगे मैं अलग से आपका ध्यान लूँगा। कह रहा है इट इज़ टू बी वेलकम्ड दैट द बालाकृष्णन कमीशन हैज़ बीन आस्क्ड स्पेसिफिकली टू एग्जामिन द चेंजेस। कह रहा है इस चीज़ को वेलकम किया जाना चाहिए, इट इज़ टू बी वेलकम्ड। किस चीज़ को भाई? दैट वो ये कि जो बालाकृष्णन कमीशन है इसको ऐसा आस्क किया गया है, पैसिव वॉइस लगा के पास जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। बालाजी कमीशन को ऐसा कहा गया है, बालाकृष्णन जो कमीशन को खास करके कि ये एग्जामिन करें, ये पूरी जांच करें। और किसको? उन बदलावों की, चेंजेस की। अच्छा कौन से बदलाव? दैट दलित्स गो थ्रू आफ्टर कन्वर्जन। जिस बदलावों से दलित गो थ्रू होते हैं, निकलते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं
अपने कन्वर्जन के बाद, धर्म को चेंज कर देने के बाद। अच्छा, किस फॉर्म में बदलाव, किस फॉर्म में? कह रहा है इन टर्म्स ऑफ देयर सोशल स्टेटस, इस टर्म्स में, इस फॉर्म में, इस रूप में जो है उनके सोशल स्टेटस का। तो सामाजिक स्टेटस के तौर पे उनके अंदर क्या बदलाव आते हैं उनके नए रिलीजन के अंदर। कह रहे एंड द डिस्क्रिमिनेशन दे मे फेस अलॉन्ग विद द इम्प्लीकेशन ऑफ अकॉर्डिंग दैम ऐसी स्टेटस। और जो डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव वो फेस करते हैं, सामना करते हैं दूसरे रिलीजन में जाने के बाद, साथ ही साथ उन इम्प्लीकेशंस के, उन कॉन्सिक्वेंसेस के जो है अकॉर्ड देने का, अकॉर्ड कर देने का उन लोगों को। अकॉर्ड करना मतलब गिव करना, जो है दे देने का, अकॉर्ड कर देने का इन लोगों को एससी का स्टेटस। आ गई बात समझ में? चलो, तो इनसे यही बोला गया कि आप देखो दलित लोग जब दूसरे रिलीजन में जाते हैं तो उनका सोशल स्टेटस क्या बदलता है और कितने भेदभाव उनको तब भी फेस करने पड़ते हैं। और ये भी देखो कि अगर उनको दलित का स्टेटस फिर भी दे दें तो इस चीज़ के क्या कॉन्सिक्वेंसेज या इम्प्लीकेशंस होने वाले हैं। मेरे ख्याल से समझ आ गया सेंटेंस। इट की वर्ब है इज, कमीशन की वर्ब है हैज़ बीन आस्क्ड, दलित्स की वर्ब है गो थ्रू। गो थ्रू का मतलब होता है एक्सपीरियंस करना, किसी चीज़ को अनुभव करना। दे की वर्ब है मे फेस, दे आया दलित्स के लिए। इम्प्लीकेशन, कॉन्सिक्वेंस, रेमिफिकेशन, रिपोकर्शंस, किसी चीज़ के दुष्परिणाम। तो क्या इम्प्लीकेशंस होंगे ऐसी स्टेटस देने के? अच्छे और बुरे दोनों ही आ जाएंगे वैसे इसमें, बट इम्प्लीकेशन वर्ड जो है जनरली गलत चीज़ों को, दुष्परिणामों की बात करता है। न्यूट्रल वर्ड है वैसे ये, लेकिन आप इसको नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा यूज होते हुए देखेंगे। चलिए, रिपोकर्शंस तो प्योरली नेगेटिव वर्ड है, इसका पॉजिटिविटी से कोई कनेक्शन नहीं है। आगे बढ़ेंगे। ये वर्ड सारे दिमाग में बिठा लेना भाई, बार बार आते हैं आर्टिकल्स में, इन्हीं से आपका वास्ता पड़ेगा एग्जाम के अंदर भी। अब आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। अब ये बताएगा कि इनको एससी का स्टेटस दे देंगे तो इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं दूसरी जातियों को। कह रहे द नेशनल कमीशन फॉर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हेडेड बाय रिटायर्ड चीफ जस्टिस रंगनाथ मिश्रा ऑल्सो एग्जामिन्ड दिस इशू। कह रहे जो नेशनल कमीशन है रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ का, जो हेडेड बाय है रिटायर्ड चीफ जस्टिस मिस्टर मिश्रा के द्वारा, कह रहे इन्होंने भी एग्जामिन किया इस पूरे मामले को। इस पूरे कमीशन की वर्ब है एग्जामिन्ड, पास्ट टेंस में यूज़ हुआ है। अब देख लो दूसरे जज साहब का नाम आ चुका है। क्वेश्चन पूछा हुआ ना आपसे, दो जज साहब कौन कौन से हैं, तो एक तो बालाकृष्णन साहब हो गए, दूसरे मिश्रा साहब हो गए। आपका आर्टिकल का जो क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंशन का, यहीं पे सॉल्व हो जाता है। इसलिए हमेशा क्वेश्चंस को पहले पढ़ना है, फिर आर्टिकल को अटेम्प्ट करना है। ये सरकारी कमीशन है इसलिए द लगा है, सारे बड़े अक्षरों को बड़ा किया गया है, छोड़ करके प्रेपोजिशन और कंजंक्शन को, है ना। कह रहे इन इट्स 2007 रिपोर्ट्स the panel made a categorical recommendation in favor of giving SC status to Dalits belonging to all religions। कह रहे 2007 की अपनी रिपोर्ट में पैनल ने मेक कर दिया था एक ऐसी रिकमेंडेशन को, सुझाव को, जो तक कैटेगोरिकल यानी कि क्लियर, याद है ना, कैटेगरी में आता हो हाँ या ना, तो एक हाँ या ना वाले क्लियर से सुझाव को इन्होंने पेश किया था और ये दिया था फेवर में दे देने के ऐसी स्टेटस को उन दलित्स को जो बिलोंग करते हैं सभी रिलीजन से, सभी धर्मों से। तो इस पैनल के हिसाब से हर दलित, हर धर्म का ऐसी स्टेटस उसको मिलना चाहिए। पैनल की वर्ब है मेड, कैटेगोरिकल मतलब क्लियर, मेक अ रिकमेंडेशन मतलब सुझाव देना। चलो और आगे बढ़ते हैं। और क्या बोला इसने? कह रहा है इट फाउंड द कास्ट सिस्टम टू बी एन ऑल प्रिवेडिंग सोशल फिनोमिनॉन इन इंडिया शेयर्ड बाय ऑलमोस्ट ऑल इंडियन कम्युनिटीज़। कह रहे इसने पाया कास्ट का जो सिस्टम है, जाति की जो व्यवस्था है, और इसके क्या होते हुए पाया इस व्यवस्था को, ऑल प्रिवेडिंग सोशल फिनोमिनॉन, एक ऐसा सामाजिक फिनोमिनन पाया, एक ऐसी सामाजिक घटना पाया जो कि ऑल प्रिवेडिंग है, जो हर जगह परवेड कर रही है, हर जगह घुसी हुई है। परवेड करना मतलब कहीं घुस जाना, कहीं पे इंट्रूड कर देना। तो इसने यही पाया कि जाति व्यवस्था जो है ना, ये एक ऐसी घटना है, एक ऐसी ख़ास चीज़ है जो सामाजिक तौर पे हर समाज में आपको मिलेगी, परवेड की हुई मिलेगी। और कहाँ पे? भारत में। और ये शेयर्ड बाय होगी लगभग सभी इंडियन कम्युनिटीज़ के द्वारा, सभी भारत के समुदायों के द्वारा। इट की वर्ब है फाउंड। फिनोमिनॉन का मतलब होता है घटना, है ना, कोई विशेष जो है एपिसोड, उसको बोलते हैं फिनोमिनॉन। अच्छा, इसमें देखने वाली एक ही चीज़ है, ये फिनोमिनॉन नाम का वर्ड देखना हमें। ये जो सारे वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में ON, UM ऐसा आ रहा है, ये सब है सिंगुलर। अगर इनका प्लूरल आपको बनाना है तो आप ऐसा नहीं लिख सकते, फिनोमिनॉन्स ऐसा नहीं लिख सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, ON को निकाल देना है और इसकी जगह A लगा देना है। याद नहीं कॉन्सेप्ट नाउन चैप्टर का, इरेगुलर नाउन्स। अगर क्राइटेरियन का प्लूरल बनाना है तो बड़ा आसान है, आपको ON को निकाल देना है
और इसकी जगह ए को लगा देना है। और जिन वर्ड्स के लास्ट में यू एम आता है आप उसमें से यू एम को निकाल देंगे। तो बैक्टीरियम मतलब एक बैक्टीरिया, लेकिन अगर बहुत सारे हैं ना तो आप लिखेंगे बैक्टीरियम नहीं बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियम मतलब एक बैक्टीरियम, बैक्टीरिया मतलब बहुत सारे। वैसे ही पोडिया, स्टेडिया, करिकुला, अडेंडा, ऐसे सारे वर्ड जो हैं आपको इसी तरीके से बनाने हैं। तो ओ एन और यू एम वाले याद रखें, सिंगुलर नाउन्स का प्लूरल कैसे बनेगा। चलिए कॉन्सेप्ट आज के क्विज में यूज़ होगा, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है जी, इट स्ट्रेस्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल नीड टू एलिमिनेट द रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अंडरलाइंग द प्रेजेंट पॉलिसी ऑफ लिमिटिंग एससी स्टेटस टू दोज प्रोफेसिंग हिंदुइज्म, सिखिज्म एंड बुद्धिज्म। कह रहा है इसने स्ट्रेस किया। क्या स्ट्रेस किया भाई? इसने ये स्ट्रेस किया, इस चीज़ पे जोर डाला। स्ट्रेस का मतलब होता है जोर डालना, उस संवैधानिक ज़रूरत पे, कॉन्स्टिट्यूशनल नीड पे, जो है एलिमिनेट कर देने की, ख़त्म कर देने की धर्म के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन को, धर्म के आधार पे भेदभाव को, रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को। और ये कौन सा डिस्क्रिमिनेशन है? ये वो डिस्क्रिमिनेशन है जो अंडरलाई करता है, जो हिडन है, जो छुपा हुआ है प्रेजेंट पॉलिसी में, सरकार की प्रेजेंट नीति में। और ये पॉलिसी कौन सी है? ऑफ लिमिटिंग, लिमिट कर देने की ऐसी स्टेटस को उन लोगों तक, दोस्त जो प्रोफेस करते हैं इन तीनों रिलीजन्स को, जो अपना विश्वास रखते हैं हिंदुइज्म, सिखिज्म और बुद्धिज्म में। आगे बात समझ में? तो उसने यही बोला कि ये एससी का स्टेटस आप हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट को देते हो, जैनिस को, जैनियों को देते हो, तो इसके अलावा दूसरों से भेदभाव कर रहे हो। इस पॉलिसी को आपको ख़त्म कर देना है, डिस्क्रिमिनेशन को अभी एलिमिनेट करने की ज़रूरत है। मुस्लिम में भी लोग ऐसे हो सकते हैं जो नीची जाति के हों, उनको भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं फेस करना पड़े, उनको भी स्टेटस मिले। मुस्लिम में, क्रिश्चियनिटी में, ज्यूज़ में। इट की वो स्ट्रेस्ड कॉन्स्टिट्यूशनल नीड मतलब संवैधानिक ज़रूरत, अंडरलाइंग मतलब नीचे छुपी हुई, जो हिडन इन द बेस है, अंडरलाई कर रही है, नीचे लाई कर रही है। आ रही बात समझ में? अंडरलाइंग। प्रोफेस करना मतलब किसी में विश्वास रखना, इन तीनों रिलीजन्स में विश्वास रखने वाले लोगों की बात हो रही है। अब यहाँ एक और ग्रामर कॉन्सेप्ट है। पहले आपसे एक सवाल पूछता हूँ मैं, दिमाग पे जोर डालो। आपने स्ट्रेस नाम के वर्ड के बाद में ऑन देखा होगा, स्ट्रेस ऑन दिस थिंग, है ना, पुट सम स्ट्रेस ऑन दैट थिंग। तो यहाँ पे ऑन कहाँ चला गया? इट स्ट्रेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल नीड। ऐसा क्यों नहीं लिखा हुआ भाई? भूल गया क्या ये लिखना? तो बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि स्ट्रेस के बाद में ऑन आएगा भी और नहीं भी आएगा। ये चीज़ डिसाइड करेगा स्ट्रेस क्या है, उस सेंटेंस में एक नाउन है या वर्ब है। अगर तो स्ट्रेस एक नाउन है तो इसके बाद में ऑन आ जाएगा, और अगर स्ट्रेस सेंटेंस की मेन वर्ब है या पार्टिसिपल है या सेमी वर्ब है, जीरेंड है, इन्फिनिटिव है, उस केस में इसके बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी। आई बात समझ में? तो यहाँ पे इट स्ट्रेस्ड लिखा हुआ है, इट के बाद में वर्ब बनी हुई है स्ट्रेस, इट स्ट्रेस्ड। ईडी भी आ रहा है ना पीछे, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इस केस में वर्ब होने की वजह से यहाँ पे ऑन नहीं लगाया गया। अब ऐसे सारे वर्ड्स मैंने आपके सामने लिख दिए हैं जो नाउन फॉर्म में तो कोई वर्ब, कोई प्रीपोजिशन लेंगे, लेकिन वर्ब फॉर्म में कोई प्रीपोजिशन नहीं लेते। स्ट्रेस का सिनोनिम होता है एम्फसाइज। स्ट्रेस और एम्फसाइज एक ही बात है, किसी चीज़ पर जोर डालना। इसके बाद में भी ऑन आता है, लेकिन एम्फसाइज के बाद में वर्ब फॉर्म में कोई भी जो है नहीं यूज़ करते आप, है ना। एम्फसाइज की नाउन फॉर्म होती है एम्फसिस, ठीक है, एम्फसिस। ऑर्डर की नाउन फॉर्म ऑर्डर ही होती है, इसके बाद में फोर आता है। प्रेपोजिशन कोई नहीं आएगी अगर ऑर्डर एक नाउन होगा। डिमांड के बाद में फोर आएगा, लेकिन डिमांड वर्ब के बाद में नो प्रेपोजिशन। उसी तरीके से रिक्वेस्ट फॉर इन्वेस्टिगेशन इनटू या अटैक ऑन होता है, वर्ब फॉर्म में कोई प्रेपोजिशन, ये तीनों वर्ड्स नहीं लेते। अब मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चंस आपको कैसे मिलने वाले एग्जाम में। मीडिया चैनल्स, एक सेकेंड रुकना, मीडिया चैनल्स अटैक्ड on the government and demanded for the removal of corrupt ministers from the party। मीडिया चैनल्स ने अटैक किया सरकार पे और डिमांड किया, मांग किया रिमूव कर देने की, हटा देने की करप्ट मिनिस्टर्स को, भ्रष्टाचारी नेताओं को पार्टी से। दो चीज़ें यहाँ पे गलत हैं। पहली चीज़ क्या? अटैक के बाद में ऑन नहीं लगेगा। अटैक यहाँ पे वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, तो अटैक के बाद में नो प्रेपोजिशन, वर्ब है ना, तो यहाँ से ऑन को निकाल दो, अटैक्ड द गवर्नमेंट सीधे लिखेंगे। और डिमांड के बाद में भी वर्ब नहीं आएगी, डिमांडेड भी यहाँ पे वर्ब है, मतलब प्रेपोजिशन नहीं आएगी, तो यहाँ से फॉर को निकाल दो। इस तरीके से आपको वर्ब देखेगी और वर्ब फॉर्म में प्रेपोजिशन को निकालना पड़ेगा। द टीचर स्ट्रेस्ड ऑन द नीड टू हार्ड वर्क। टीचर साहब ने स्ट्रेस किया, जोर डाला उस ज़रूरत पे जो है मेहनत करने की, तो स्ट्रेस्ड ऑन नहीं आएगा, आप यहाँ लिखेंगे स्ट्रेस द नीड। मान लीजिए सेंटेंस ऐसा होता, द टीचर पुट सम स्ट्रेस, इस केस में ऑन लग जाएगा। टीचर साहब ने पुट किया कुछ स्ट्रेस को, टीचर साहब ने रखा कुछ वजन, इस बात पे जो है ज़रूरत है जो हार्डवर्क करने की। यहाँ पे स्ट्रेस का मतलब हो गया वजन, किसी चीज़ पे जोर,
यहाँ पे एक नाउन है ये, पुट वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नाउन्स बनते हैं, इस केस में ऑन सही है। तो इस तरीके से आपको पहचानना है सेंटेंस में। आगे बढ़ते हैं, आज के क्विज में क्वेश्चन जो है ये जो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। आगे कह रहा है वाइल द टेनेट्स ऑफ अ रिलीजन मे नॉट अलाउ डिस्क्रिमिनेशन द ग्राउंड रियलिटी वॉज डिफरेंट इट सेट। तो इस पूरे पैनल ने जो दूसरे वाले साहब का आया था ना, रंगनाथ मिश्रा का, कह रहा है ये पैनल वाला लोग कह रहे हैं कि जहाँ जो टेनेट्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो नियम हैं, और किसके, एक रिलीजन के, वो अलाउ नहीं करते हैं डिस्क्रिमिनेशन को। रिलीजन कोई भी नहीं बोलता है कि आप भेदभाव करो। कह रहे वहीं पे ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, ज़मीनी हकीकत कुछ और है। इट सेड, ऐसा इस पैनल ने बताया। आगे बात समझ में। टेनेट्स मतलब प्रिंसिपल्स, रूब्रिक, डॉगमा, डॉक्ट्रिन, याद है ना आपको। और इसकी वर्ब है मे नॉट अलाउ, रियलिटी की वर्ब है वॉज, इट की वर्ब है सेड। और क्या कर रहा है जी, अब इसके सामने काउंटर व्यूज़ क्या हैं। इन लोगों को एससी स्टेटस मिल जाने के बाद, धर्म परिवर्तन करने के बाद क्या क्या नुकसान दूसरे लोगों को होंगे। कह रहे द मेन काउंटर व्यूज़ आर वेल नॉन। कह रहे जो मेन काउंटर व्यूज़ हैं इस पूरे मामले के सामने, जो विपक्ष में बातें हैं, वो वेल नॉन है, वो सभी जानते हैं। अब यहाँ लगाएगा कॉलम और वो सारी एक एक करके आपको बताएगा। डिस्क्रिमिनेशन एंड डिप्रिवेशन बीइंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ कास्ट बेस्ड हिंदू सोशल ऑर्डर। कह रहा है जो भेदभाव और डिप्रिवेशन है, जो डिस्क्रिमिनेशन और वंचित करने का काम है, कह रहा है इसके होते हुए एक कॉन्सिक्वेंस, एक नतीजा, और किसका, कास्ट बेस्ड हिंदू सोशल ऑर्डर का, भारत की सामाजिक जाति व्यवस्था का, जो कास्ट बेस्ड रहती है। तो हिंदू धर्म में ही ये सब कुछ चलता है, मुस्लिम और क्रिश्चियन धर्म में, दूसरे मेजर रिलीजन्स में ऐसा तो कुछ था ही नहीं। तो काउंटर व्यूज यही है कि जब हिंदुओं में ही ऐसा होता है तो फिर आदमी कन्वर्ट हो गया तो वो काहे का एससी, है ना। दूसरी जातियों में तो होता ही नहीं है, दूसरे रिलीजन्स में एससी का कोई कॉन्सेप्ट। व्यूज़ की वर्ब है आर। और आगे देखो, कह रहा है एससी स्टेटस शुड नॉट बी एक्सटेंडेड टू दोज हु हैव कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। एससी स्टेटस को एक्सटेंड नहीं किया जाना चाहिए उन लोगों तक जो कन्वर्ट कर गए हैं क्रिश्चियन धर्म या इस्लाम की तरफ। तो ये पूरा वाला पहला वाला इसका वेल नोन काउंटर जो है व्यूज़ है इस पूरे मामले के सामने। अब दूसरी काउंटर व्यूज़ बता रहा है। पहली तो थी ये वाली कि हिंदू धर्म में होता है तो बाकियों को क्यों मिले। दूसरी है एंड द बेनिफिट्स इन्वॉल्व्ड मे बी सीन एज एन इंसेंटिव टू मास कन्वर्जन। कह रहा और जो बेनिफिट है, जो इन्वॉल्व है इस पूरे मामले में, अगर आपने इनको एससी का स्टेटस दिया तो ये दिखाई दे सकते हैं एक इनकरेजमेंट की तरह, एक रिवॉर्ड या इंसेंटिव की तरह जो है मास कन्वर्जन का। तो होगा क्या, लोग क्या है एससी वाले, उनको पता है एससी का स्टेटस तो मिलता रहेगा, तो वो दूसरे कन्वर्जन में, धर्म में कन्वर्ट होने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा सोशल स्टेटस तो बढ़ जाए लेकिन हमें एससी का रिजर्वेशन और स्टेटस जो है वो मिला रहे। तो इस तरीके से मास कन्वर्जन के लिए ये इंसेंटिव भी बन सकती है नई वाली पॉलिसी। सेंटेंस मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये दो काउंटर व्यूज़ हैं इस पूरे मामले के सामने। काउंटर व्यूज़ की वर्ब है आर, स्टेटस की वर्ब है शुड नॉट बी एक्सटेंडेड, एक्सटेंड का मतलब है देना, हु की वर्ब है हैव कन्वर्टेड, बेनिफिट्स की वर्ब है मे बी सीन। अब और ऑब्जेक्शन बताएगा। कह रहा है अनदर ऑब्जेक्शन इज दैट द शेयर ऑफ द रिजर्वेशन पाई अवेलेबल टू दलित्स अमॉन्ग हिंदूज में श्रिंक इफ न्यू सेक्शंस आर इंक्लूडेड। दूसरा ऑब्जेक्शन ये है कि जो शेयर है, जो हिस्सा है रिजर्वेशन के पाई का, देखिए पाई का मतलब होता है कोई चीज़ जो आपके हाथ में लगी हो रिवॉर्ड की तरह, है ना। तो जो रिजर्वेशन का जो रिवॉर्ड हाथ में लगा हुआ है ना, कह रहा ऑब्जेक्शन ये है कि इस रिवॉर्ड का एक बहुत बड़ा हिस्सा, इस पाई का जो अवेलेबल है आज की डेट में दलित्स के पास, हिंदूज़ के अंदर, ये श्रिंक हो सकता है हिस्सा अगर नए समुदायों को इंक्लूड कर लिया गया, है ना। तो जो करंट में एट प्रेजेंट हिंदू दलित्स हैं उनको भी प्रॉब्लम है इस पूरे मामले से, क्योंकि उनको लगेगा कि हमारा रिजर्वेशन की पाई अब हमारे हाथ से छिन रही है। पाई समझ गए ना, रिवॉर्ड जो आपके हाथ लग गया होता है। ऑब्जेक्शन की वर्ब है इज, शेयर की वर्ब है में श्रिंक। श्रिंक का मतलब होता है किसी चीज़ का सिकुड़ना, आकार में छोटा होना, साइज में कम होना। सेक्शंस की वर्ब है आर इंक्लूडेड। चलो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशनल बना हुआ है, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, सेक्शंस इंक्लूड हुए तो शेयर जो है श्रिंक कर जाएगा, है ना। याद है ना फर्स्ट कंडीशनल। कह रहा देयर इज नो क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट फॉर एससी रिजर्वेशन। कह रहे क्रीमी लेयर का भी कोई कॉन्सेप्ट एससी रिजर्वेशन में नहीं है। क्रीमी लेयर आप जानते हैं ना, आपकी इनकम के हिसाब से आपको रिजर्वेशन में रखा जाए या ना रखा जाए। कह रहे एंड एक्सपेंडिंग इट्स स्कोप में बी टू द डिसएडवांटेज ऑफ करंट बेनिफिशरीज। और अगर इसका एक्सपेंड कर दिया जाता है दायरा यानी कि स्कोप, तो कह रहे ये एक्सपेंडिंग का जो काम है ना, एक्सपेंशन का, ये हो सकता है डिसएडवांटेज के लिए, समझ गए ना डिसएडवांटेज क्या होती है। डिसएडवांटेज के लिए करंट बेनिफिशरीज की, उन लोगों की जो अभी लाभार्थी हैं, जो फ़ायदा उठा रहे हैं। आगे बात समझ में। क्रीमी लेयर की वर्ब है इज, एक्सपेंडिंग की वर्ब है में बी। चलिए लास्ट सेंटेंस है इसका,
कह रहे द कमीशन विल हैव टू कम अप विद डेफिनेटिव स्टडी ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स इश्यूज। कमीशन को विल हैव फ्यूचर में इस काम को करना पड़ेगा, विल हैव टू, और वो है कम अप विद होना, इमर्ज विद होना, उभर करके आना, एक डेफिनेटिव स्टडी के साथ में, एक मजबूत शोध के साथ में, रिसर्च के साथ में, इन कॉम्प्लेक्स इश्यूज की। कमीशन की वर्ब है विल हैव टू। चलिए, सिंपल सेंटेंस, सिंपल आर्टिकल, मेरे ख्याल से पूरे आर्टिकल की करंट आपको जो है क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी, ये क्या कहना चाह रहा है ना। आ जाओ अपने क्विज पे, फटाफट से इसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको सॉल्व करवा ही दिया। अगर अभी भी इसमें नंबर कट रहे हैं तो आप पूरे मन से अपने इंग्लिश का सेक्शन जो है कवर नहीं कर रहे हो, पूरे मन से नहीं कर रहे हो, क्योंकि इतना पढ़ाने के बाद भी अगर फर्स्ट क्वेश्चन गलत हो रहा है तो बहुत ठीक बात नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा ऐसा रिलीजन है जिसको एससी का स्टेटस आजकल नहीं मिलता है अभी की पॉलिसी के हिसाब से। हिंदुज़म है, मुस्लिम रिलीजन के लोग हैं, क्रिश्चियनिटी के हैं, या आपको लगता है ए और बी दोनों हैं, बी और सी दोनों हैं, ए बी सी तीनों हैं, तो मोर देन वन ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, सब लोग खुद ही कर देंगे, आप इतना आर्टिकल पढ़ ही चुके हो। तीसरा आपसे और चौथे में दो इडियम पूछी हैं, दोनों के मीनिंग पूछे हैं। टू हैव वन से टास्क कट आउट एंड टू बी कट आउट फॉर समथिंग। बिना ऑप्शंस के करना है, पूरी दर्जी वाली कहानी याद करवा के मैंने आपको ये इडियम्स दोनों समझाई हैं, है ना, रटवाई नहीं है, समझाई हैं। लास्ट के दो क्वेश्चन है, 5वां और 6वां, 2 एरर्स हैं, एक बार आप खोज लो, फिर मैं आपको दे रहा हूँ हिंट्स। चलो, पहली हिंट मिलेगी यहाँ पे कहीं आसपास, और दूसरी हिंट मिलेगी यहाँ पे कहीं आसपास। अब आसपास मिलेगी तो ढूंढ लेना, आगे पीछे कहीं भी हो सकती है। अब इन 5 और 6 क्वेश्चंस के रिप्लाई लिखे हुए हैं, आंसर लिखे हुए हैं इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में। कमेंट सेक्शन को खोलो, नीचे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है ना, तो फर्स्ट पिंड कमेंट में इसके आंसर्स हैं, जाके चेक कर लो। आउट ऑफ 6 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना इन द कमेंट सेक्शन। आपकी इस मामले पे क्या राय है? 3 से 4 सेंटेंसेज में इंग्लिश में लिखने की कोशिश करें ताकि आपकी राइटिंग अच्छी हो। कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है, ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पे।